Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss the remaining portion of chapter 5. सबसे पहले हमारे पास है what is pH. Basically, pH is the measure of how acidic or basic a substance is. pH involves taking negative log of the hydrogen ions concentration. हम लोग हाइड्रोजन आयन concentration का जब नेगेटिव log लेते हैं इस चीज़ को हम कहते हैं pH. हर सब्सटेंस की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच होती है जिसके ऊपर वो काम करता है. दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर. If we talk about the calculation of pH, we have two different formulas for acid and bases. If we calculate the pH of acids, we will take the negative log of hydrogen ion concentration, and for bases हम लोग जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव log लेंगे. So for POH is equal to negative log of hydroxyl ions, whereas pH plus POH is equal to 14. If we talk about the explanation, the water की जो pH है हमारे पास वो 7 होती है और 7 को pH को हम लोग न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक. बट अगर 7 pH से जो pH है वो फॉल करती है, नीचे की तरफ आती है, छोटे नंबर्स की तरफ आती है, तो हम कहते हैं उतना ही सब्सटेंस एसिडिक होता जाता है. जो एसिडिटी है वो फ्रॉम 7 to 1 जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जो बेसिसिटी है वो 7 to ऑनवर्ड जो है टुवर्ड्स 14 वो इंक्रीज हो रही है. सो इफ द pH rises from 7, then the compound is called basic. इस स्केल लाइन में हमारे पास न्यूट्रल pH है 7, और जो 7 से अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं टुवर्ड्स 1, तो जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है, एंड टुवर्ड्स 14 जो बेसिडिटी है वो इंक्रीज होती है. इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, कि हम लोग पीएच को डिटर्मिन किस तरह से करते हैं, हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं पीएच डिटर्मिन करने के. बाय यूजिंग पीएच पेपर. सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है पीएच पेपर. नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग पीएच मीटर, एंड देन वी हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स टू मेजर द पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो व्हाट आर पीएच इंडिकेटर्स? पीएच इंडिकेटर्स क्या है हमारे पास? pH indicators are organic substances which have the tendency to change their color with change of pH of the solution in which they are present. जब एक सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच चेंज होगी तो पीएच इंडिकेटर्स जो हैं बाय चेंजिंग देयर कलर ये शो करेंगे कि इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो रही है या इस सॉल्यूशन की पीएच किस चार्ट में लाई कर रही है. ठीक है. सो पीएच इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपना कलर चेंज करके ये बता सकें कि किसी भी सॉल्यूशन जिसके अंदर वो प्रेजेंट है उसकी पीएच चेंज हो रही है. द एम टू यूज पीएच इंडिकेटर्स आर, हम लोग ये पीएच इंडिकेटर्स क्यों यूज करते हैं? फर्स्टली टू डिटरमिन द टाइप ऑफ कंपाउंड, कि हम जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं वो किस काइंड का है, ठीक है, किस काइंड ऑफ सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज टू डिटरमिन द पीएच ऑफ डिफरेंट सैंपल. ठीक है, डिफरेंट सैंपल की जो पीएच है उसे मेजर करने के लिए हम लोग पीएच इंडिकेटर्स यूज करते हैं. एंड द थर्ड वन इज टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, कि हमने ये चेक करना है कि इफ एनी केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और नॉट. और ये हम लोग पता कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच इंडिकेटर्स, जो अपना कलर चेंज करके हमें बताएंगे कि इस सॉल्यूशन की पीएच क्या है. There are three different type of pH indicators. Firstly, we have acid-base indicators, then redox, and then precipitation indicators. So what are the acid-base indicators? These are the indicators that change their color as we change the pH of the solution. जैसे ही जो solution की pH है towards acidic और towards basic change होगी, तो ये indicators अपना color change करते हैं. जिसमें हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज की. ठीक है, जो एसिड के अंदर जो है रेड कलर देता है और बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो येलो कलर देता है. नेक्स्ट वी हैव फिनोल्फ्थलीन, जो अपना कलर चेंज करता है इन एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर वो कलरलेस रहता है, लेकिन अगर हम बेसिक एनवायरनमेंट की बात करें तो इट विल गिव द पिंक कलर. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन आर द एग्जांपल्स अंडर एसिड बेस इंडिकेटर्स. Then we have redox indicators. ठीक है, these are the compounds that change their color during oxidation and reduction reactions. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के रिजल्ट में
जो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करेंगे वो हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है KMnO4 की, पोटाशियम परमैंगनेट की। वो रिडॉक्स इंडिकेटर्स है विच चेंज देयर कलर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। These indicators that change their color during precipitation reactions, ऐसे reactions जिसके रिजल्ट में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस के, उन्हें हम कह रहे हैं, और उस रिएक्शन के दरमियान जो अपना कलर चेंज करेंगे उससे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, विच आर K2C4O7 पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड। और ये अपना कलर चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स। Next we have what is pH meter. Basically, pH meter is an electronic device, electronic instrument used for measuring the pH of a liquid or semi-solid. किसी भी liquid या फिर semi-solid substance की अगर हमने pH measure करनी है तो वो हम measure करते हैं with the help of pH meter. It consists of a glass electrode which is a sensitive part, ठीक है, to an electronic meter that measures and display the pH reading. जो हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड है वो एक सेंसिटिव पार्ट है जिसको हम लोगों ने डिप किया होता है इन द सॉल्यूशन जिसकी हमने pH जो है वो मेजर करनी होती है। फॉर मेजरिंग एंड डिस्प्लेइंग द pH वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है बाय द ग्लास इलेक्ट्रोड, और उसके बाद जो भी pH है उसको डिस्प्ले करता है ऑन द स्क्रीन, और उससे हमें pH पता लग जाती है किसी भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन की। What are the applications of pH meter? सबसे पहले हमारे पास है pH measurements are important in medicine, biology, food science and many other applications. हम pH जो है वो मेजर कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, बायोलॉजी के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के अंदर, फूड साइंसेज और मेनी अदर एप्लीकेशन जिसमें हम लोग जो है वो pH को मेजर करते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस की। हम लोगों ने पहले भी बात की है कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। सो एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक पीएच, सो द प्रिपरेशन मस्ट बी मेंटेन्ड एट दैट पीएच। किसी भी एंजाइम को अगर हम चाहते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम करे तो उसके जो भी एंजाइम जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो फंक्शन करे प्रॉपरली तो हमें उसकी जो भी पीएच है जिसके ऊपर वो स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम कर रहा है, हमें उस पीएच को मेंटेन करना है। देन ब्लड हैज अ स्पेसिफिक पीएच फ्रॉम 7.3 टू 7.4। अगर हम ये चाहते हैं कि ब्लड अपना ऑप्टिमल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे तो हमें उसकी पीएच 7.3 से 7.4 के दरमियान में मेंटेन करनी है। Next, we have pH indicators are used in titrations in analytical chemistry and biology to determine the pH of different substances. हमारे पास एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट पीएच इंडिकेटर्स को यूज करते हैं जो हमें किसी भी डिफरेंट सब्सटेंस की पीएच जो है उसे डिटरमिन करके देता है। So, what is titration? Basically, titration is a technique in which the solution of known concentration is used to determine the concentration of unknown solutions. हम लोग ऐसे solutions यूज करते हैं जिनकी concentration हमें पता होती है, उन solutions की concentration को पता करने के लिए जिन unknown solutions की concentration हमें पता नहीं है। This technique, this experiment is known as titration. What are buffers? Buffer is a compound or mixture of compounds that resist to change the pH of any solution on the slight addition of acid or bases in a solution or a compound. बेसिकली बफर्स क्या है हमारे पास? बफर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको चेंज करने में रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट में एसिड या फिर बेस ऐड कर रहे हैं तो वो सब्सटेंस जो इस सॉल्यूशन की जो पीएच है उसे मेंटेन करेगा और उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देगा, उन्हें हम कहते हैं दे आर बफर्स। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ बफर्स हैं, एसिडिक बफर्स भी होते हैं और बेसिक बफर्स भी होते हैं हमारे पास। सो वी हैव डिफरेंट यूजफुल बफर्स एंड देयर पीएच रेंजेस मेंशन्ड एज buffer mixtures are firstly we have hydrochloric acid and sodium citrate with a pH range of 1 to 5. Next, sodium hydroxide and borax with a pH range of 9.2 to 11. Then citric acid and sodium citrate with a pH range of 2.5 to 5.6.
Last we have C2CO3, which is the carbonic acid, and sodium bicarbonate, Na8CO3. हमारे पास थियरी ऑफ बफर्स में क्या एक्सप्लेन हुआ है, अगर हम लोग एडिशन करते हैं किसी भी एसिड का, लाइक HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम ये ऐड करेंगे इट विल चेंज द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन, बट बफर सिस्टम टेंड्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो ये कोशिश करेगा कि वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज करे, पीएच को चेंज करे। बट विद दिस रिस्पेक्ट हमारे पास जो है वो कार्बोनिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट बफर सिस्टम अवेलेबल है। जो बफर सिस्टम है ऑब्वियसली इट विल मेंटेन द पीएच और पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा। वी हैव द इक्वेशन HCl प्लस Na8CO3, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड बन रहा है। इन द नेक्स्ट इक्वेशन वो हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम बायोकार्बोनेट एंड वाटर बन रहा है। सो इफ वी ऐड हाइड्रोजन आयंस टू द अबव रिएक्शन, तो जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी रिएक्शन है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड इफ वी ऐड हाइड्रोक्सल आयंस our equation will shift towards right side. What are the applications? अगर हम बफर्स की बात कर रहे हैं तो क्या एप्लीकेशंस है, बफर सिस्टम्स हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास है बफर्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स। बायोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए, डिफरेंट फ्लूइड्स की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग बफर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन देयर पीएच। अगर हम चाहते हैं कि जो इंजेक्शन हैं वो सेफ रहें, इफेक्टिव रहें टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, तो उनकी जो पीएच है उसे मेंटेन करने के लिए हम लोग बफर्स यूज करेंगे। Buffers are used in fermentation process. डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोसेसेस हैं हमारे पास, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, इन प्रोसेसिंग द अल्कोहल एंड डिफरेंट जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उस फील्ड के अंदर हम लोग बफर्स यूज कर रहे हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। देन बफर्स आर यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर द एक्शन ऑफ रीस्टोर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, तो उनके एक्शन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, स्टोर करने के लिए उस पीएच को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम बफर्स यूज कर रहे हैं। Buffers are used to maintain the pH of different drugs so that they will work effectively, ठीक है, स्टेबल रहे, इफेक्टिवनेस जो है वो मेंटेन रहे हमारे पास। What are isotonic solutions? If a solution is placed behind a membrane that is permeable only to solvent molecules and not to solute molecules, अगर हमारे पास एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने से पास थ्रू होने दे रही है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू नहीं होने दे रही, तो इसके नतीजे में क्या होगा? ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। हमारे पास है इफ अ सॉल्यूशन फिल्ड मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अगर हम एक मेम्ब्रेन को प्लेस कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन हायर है देन इट्स ओन, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पास करेंगे ऐसी डायरेक्शन में, वो उस सॉल्यूशन के डायरेक्शन में जो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर हमने मेम्ब्रेन को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया है जहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तब तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता दोनों तरफ। द मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है हमारे पास इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स हैं हमारे बॉडी में, ब्लड हो गया, टीयर्स हो गए, दे हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 0.9% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो पॉइंट्स इसीलिए हम कहते हैं कि 0.9% सोडियम क्लोराइड जो है वो आइसोटोनिक है टुवर्ड्स आवर बॉडी फ्लूइड्स, लाइक उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ मैच करता है। सो व्हाट इज isotonic solutions? There is a definition of isotonic solutions. Isotonic solutions can also be defined as if two solutions on comparison have same osmotic pressure and ion concentration are termed as isotonic solutions. अगर हम दो solutions को compare करें, तो अगर उनकी जो osmotic pressure है, ठीक है, और जो उनका ions concentration है, अगर वो same है, तो हम कहते हैं कि they are isotonic solutions, जिसमें हम लोग कहते हैं कि 0.9% NaCl solution जो है it is isotonic towards our body fluids like blood and tears.
In this respect, we have the solutions which have less ions and it has less osmotic pressure, then it's the comparative solution. अगर एक ऐसा solution है जिसको हम किसी और solution से compare कर रहे हैं और उस solution की ion concentration और osmotic pressure with respect to the comparative one कम है, तो हम उन्हें कहते हैं they are hypertonic solutions. ठीक है? एंड द सॉल्यूशंस अगर जिनको हम कंपेयर करते हैं उनकी आयन कंसंट्रेशन और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर एज एज रिस्पेक्ट टू द कंपैरेटिव सॉल्यूशन ग्रेटर है, तो उन्हें हम कहते हैं दे आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. सो आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एडेड टू अ बॉडी सिस्टम. अगर हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका आयन कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जब हम उसे जो है सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे, तो इट विल लूज वाटर एंड दिस वाटर विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी टिश्यूज. वो वाटर लूज करेगा, ठीक है, और वो वाटर जो है आवर बॉडी टिश्यूज विल अब्सॉर्ब एंड इट मे इंड्यूस hemolysis ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. hemolysis इज सेल स्वेल अप एंड बस्ट. जो सेल्स हैं वो बस्ट हो जाएंगे या फिर वाटर को अब्सॉर्ब करके जो है वो स्वेल हो जाएंगे. देन वी हैव द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. When we added the hypertonic solutions in our body systems, it have the tendency to draw water from the body tissues. वो क्या करेंगे, वो body tissues में से water को draw करेंगे, draw towards outside, so that it can cause shrinkage of the body tissues and will cause complications. Obviously जब body tissues में से water drop हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो जो body tissues हैं वो shrink कर जाएंगे और इसके नतीजे में different complications हो सकती हैं. What are the solutions for injections? सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शंस में हमारे पास सबसे पहले है दे आर एप्लीकेबल टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड सॉल्यूशंस फॉर ऑप्थेल्मिक यूजेस. जहां पे भी ऑप्थेल्मिक का वर्ड आता है, लाइक हम लोग किसी भी एसिड प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं जिसको हमने आई में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे जो इंजेक्शंस हैं वो आइसोटोनिक हो टुवर्ड्स आवर बॉडी फ्लूइड, टुवर्ड्स आवर टिश्यू फ्लूइड्स, ताकि जो पेन है उसे अवॉइड किया जा सके, इरिटेशन को अवॉइड किया जा सके, कम से कम इरिटेशन हो. द मोस्ट वाइडली यूज आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स आर डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड. जो आइसोटोनिसिटी है उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसे इंक्रीज करने के लिए जो हम लोग मेजरली मॉडिफायर्स यूज करते हैं वो हैं डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड. What are the applications of isotonic solution in pharmacy? The isotonic solutions are used in physiological experiments and tissue culture. Physiological experiments, different experiments हैं to stimulate our body conditions in scientific studies, in tissue culture studies. Next, isotonic solutions are used to balance the electrolytes. हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट आयन लेवल्स हैं, उन्हें मेंटेन करने के लिए हम लोग isotonic solutions को यूज करते हैं. Next, we have isotonic solutions are used to maintain the physiological conditions. हमारी जो बॉडी फंक्शंस हैं वो स्टेबल काम करें, उसके लिए हम लोग isotonic solutions यूज कर रहे हैं. Next, we have for medical purposes isotonic solutions like normal saline is used to flush the wounds. wounds को clean करने के लिए हम लोग जो है normal saline 0.9% NaCl यूज करते हैं, which is isotonic to our body fluids. Normal saline is also used IV for patients who cannot take fluids orally. वो patients जो fluid intake नहीं कर सकते by the oral route, उनके लिए हम लोग जो है normal saline IV route, intravenous route के जरिए देते हैं. Saline is also used for nasal washes to relieve some of the symptoms of the common cold. ठीक है, हमारे पास cold के different symptoms हैं जिसके लिए हम लोग nasal sprays use करते हैं, which are saline and they are isotonic to our body fluids. This is everything relating to your chapter 5. Next we have chapter 6 जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे.